हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेफिनेशंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके यूनिट, उसके डायमेंशन, उसके डेफिनेशंस, उसके फॉर्मूला, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स पर डिस्कस किया था। आज का क्लासेस बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी पर। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, जिसमें 3 मार्क्स में कई बार आ जाता है क्वेश्चंस, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिस्कस करते हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप लोग को पॉइंट आउट करके लिखना है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखो जरूर, पर कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसके बेसिक नॉलेज के लिए आप उसका कंप्लीट जाना। एग्जाम में जैसे कि डायरेक्टली ये लिखा जाता है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्ट लिखा जाता है, पर इसका मतलब समझना। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम में आपको इतना लिखना है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोर्ड से के एग्जाम में, स्कूल्स के एग्जाम में, कॉलेजों के एग्जाम में जब ये आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सप्लेन करने बोल रहा है, लिखने बोल रहा है, तो आप इतना ही लिखना, पर इसका मतलब जानना। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कल हम लोगों ने चार्ज में, मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चार्ज में ये मेंशन नहीं किया था, तो आप ये प्रॉपर्टी में आता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आप ऐसा लिख सकते हो इसको। इसका मतलब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोई लिखता है, कोई लिखता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख सकता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि जैसे कि फोर्स, कोई भी बॉडी पर इधर से फोर्स लग रहा है, इसको ये कोई खींच रहा है इधर, कितना न्यूटन से? 7 न्यूटन से उधर कोई खींच रहा है। इसी बॉडी को इधर कोई खींच रहा है 3 न्यूटन से, तो हम बोलेंगे इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसी बॉडी पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना होगा? तो टोटल फोर्स 13 न्यूटन नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस हम पूछेंगे, यदि हमको कोई बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर 13 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पूछेंगे फोर्स किधर से लग रहा है। इट मींस यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन पूछेंगे। डायरेक्शन पूछने के बाद हम उसको ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन क्यों पूछना पड़ रहा है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन हम नहीं पूछेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर बोला जाए कि इस पर 7 न्यूटन, 10 न्यूटन है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 10 कूलम का चार्ज इस पर लग रहा है, और एक साइड से 3 न्यूटन का लग रहा है, तो एक बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो गया? तो हम सीधा बोल देंगे 13 कूलम इसका इस बॉडी पर चार्ज अप्लाई हो रहा है। पर फोर्स में ये बात नहीं बोलेंगे कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मायने रखता है, तो इस बॉडी पर फोर्स इधर लग रहा है, इस बॉडी को इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 3 न्यूटन से, तो ये बॉडी फाइनली कौन किधर जाएगा? इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 3 न्यूटन लग रहा है, तो ये बॉडी मेरा इधर ही जाएगा 7 न्यूटन से। ये कहां से रिजल्ट आ रहा है ना? 10 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इक्वल टू 7 न्यूटन। इसका नेट फोर्स इतना आ रहा है। तो वेक्टर होने का मतलब यही होता है कि पूछेंगे कि फोर्स किधर से लग रहा है। पर यदि कोई स्केलर क्वांटिटी तो नहीं पूछेंगे कि चार्ज किधर से लग रहा है। इस बॉडी पर 10 कूलम का चार्ज आ रहा है, इस बॉडी पर 3 कूलम का चार्ज अप्लाई हो रहा है, तो टोटल बोल देंगे 13 कूलम। किधर से लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 न्यूटन इधर से लगे, 10 न्यूटन 3 न्यूटन इधर से लगे, इधर से लगे, इधर से लगे, इधर से लगे, कहीं से भी लगे। यदि कोई स्केलर क्वांटिटी होता है तो उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी मतलब रहता है। तो इसी कारण से एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हो जा रहा है, वो कह रहा है कि कोई बॉडी पर जब चार्ज अप्लाई करेंगे तो किधर से भी चार्ज अप्लाई करो, आप उसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। यदि हम बोलेंगे कि एक तरफ से 10 कूलम, एक तरफ से -3 कूलम, तो सीधा बोल देगा 10 कूलम माइनस 3 कूलम इक्वल टू 7 कूलम का चार्ज लग रहा होगा। कुछ नहीं देखेंगे किधर से लग रहा है किधर से नहीं लग रहा है, पर फोर्स में देखेंगे। जो भी चीज फोर्स में नहीं,
कोई भी चीज यदि वेक्टर क्वांटिटी में है तो दोनों चीज मायने रखता है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। पर चार्ज में नहीं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो आप एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के जगह पर आप लिख सकते हो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। सेकंड नंबर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम में इतना ही लिखना है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है, आप एग्जाम में इतना ही लिखो, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को, मतलब चार्ज को, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, चार्ज का ही टाइप है वो, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि चार्ज को हम लोग ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम लोग उसका विनाश कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं फिर? चार्ज को केवल हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बस इतना हम लोग बोल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब। पर एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, पर मीनिंग समझना ये प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है। थर्ड प्रॉपर्टीज आगे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि चार्ज ना कभी पॉइंट में होगा, डेसिमल में, ना कभी फ्रैक्शन में होगा। चार्ज जब भी होगा तो वो Q इज इक्वल टू एनी के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होगा। चार्ज जब भी होगा इस फॉर्म में होगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताएं, हम यदि कहीं पर लिखते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 20, ऐसा लिखा हुआ है। और हम पूछेंगे कि क्या यह चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम पूछेंगे कि क्या यह चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम लोग पुट करेंगे Q इज इक्वल टू एनी। तो Q का वैल्यू मेरे पास कितना है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 20 इक्वल टू N, और E का वैल्यू हम लोगों ने कल पढ़ा था -1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी कूलम में है। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 20, ये इधर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1.6 से 4.8 कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, 19 ऊपर चल जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा N का, N का रिजल्ट आ जाएगा, ये 3 बार में कट गया, 19 ऊपर चला गया, तो 10 टू द पावर 20 और 19 39। तो देखो N का वैल्यू कैसा आया, क्या ये फ्रैक्शन में आया? बिल्कुल नहीं, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है नेचुरल नंबर के फॉर्म में। पर हम लोग बोलेंगे कि कहीं पर चार्ज इक्वल टू लिखा हुआ है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -20, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या यह पॉसिबल है, यह पॉसिबल है। तो Q का वैल्यू इतना है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -20 इक्वल टू N इंटू E। E का वैल्यू कितना होता है मेरा, E का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। ये भी कूलम में है, ये नीचे आएगा 1.3 10 टू द पावर -20 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू N। क्या ये इससे कटेगा? इट मीन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो N का वैल्यू एक फ्रैक्शन में आएगा।
तो यदि किसी भी जगह पर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है तो समझ जाना कि यह चार्ज किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पर n का वैल्यू यदि इस तरह आएगा, नॉन फ्रैक्शनल आएगा, तब बोलना कि यह जो चार्ज का वैल्यू गिवन है यह किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। चार्ज का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यही होता है, जिसमें आप ये फॉर्मूला जान लेना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे इसी का वैल्यू यदि नेगेटिव में होता तो माइनस माइनस कट के एन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, काटने के बाद नेगेटिव में रिजल्ट आया है, तो एन का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में भी आ सकता है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो केवल देखना कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं से भी आ सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हो जाता है ये वाला। अच्छा, और आगे देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आगे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज, इन वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका क्या मतलब होता है? इन वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम लोग का बॉडी का कुछ मास होता है, हम लोग जब दौड़ते हैं, मोशन में होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, तो हमारा मास कुछ और होगा। पर हम जब मूव करेंगे, हमारा बॉडी जब मोशन में रहेगा तो हमारा मास कुछ और होगा। यानी कि मास इनवेरिएंस नहीं होता है, मास क्या होता है? वेरिएंस। मास वेरी करता है। जब मास रेस्ट पर रहे तो एक ही बॉडी, एक बॉडी का मास जब रेस्ट पर है तो कुछ और है, वही बॉडी जब मोशन में है तो उसका मास कुछ और होता है। यानी कि मास वेरी करता है, पर चार्ज इसका मतलब यही होता है कि चार्ज जब रेस्ट पर रहे और चार्ज जब मोशन में रहे, दोनों ही कंडीशन में चार्ज सेम होगा। यानी कि कोई एक बॉडी है जिस पर 3 कूलम का चार्ज है, हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? जब ये रेस्ट पर था। अब इसको v वेलोसिटी से इसको मूव करवा दिए, वेलोसिटी v से इसको मूव करवा दिए। मूव कराने के बाद भी बीच में यदि किसी समय इसको हम लोग मेजरमेंट कर लिए कि अभी कितना चार्ज है, तब भी ये 3 कूलम ही बताएगा। यानी कि कोई बॉडी रेस्ट पर रहे या मूव कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो वेरी नहीं करेगा। तो इसी को बोला जाता है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज यदि रेस्ट पर रहे या चार्ज यदि मोशन पर रहे तो चार्ज वेरी करता है। ये हम लोग जानेंगे आगे, और चीजों को जानो। तो इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर रहे, चार्ज मोशन पर रहे, चार्ज सेम होगा। आगे ये 4 गो आप लोग का एक्चुअल में बुक्स में दिया हुआ है। तो यदि कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप 3 गो या 4 गो तक लिख सकते हैं। चाहो तो 5 गो लिखो, 6 गो लिखो, 7 गो लिखो, आपकी मर्जी। पर इतना आपके बुक्स में दिया हुआ है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझ गए, स्केलर क्वांटिटी होता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझ गए, ये इसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, इसको केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज चाहे रेस्ट पर रहे, चार्ज चाहे मोशन पर रहे, दोनों ही कंडीशन में चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू जितना होगा वो सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। 4 पॉइंट आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो। इसके बाद और थोड़ा यदि बढ़ाना चाहते हो तो आप और बढ़ा सकते हो। देखो और आगे कंपटीशंस के लिए थोड़ा सा और आपको डिप में जाना पड़ेगा। कैसा? देखो जरा, एक पॉइंट है, 5th नंबर प्रॉपर्टीज इसका, 5th नंबर प्रॉपर्टीज, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? यह इंटरेक्ट करता है। कहने का मतलब
जब कोई लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। बोले तो यदि कोई पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, दोनों जब सामने सामने आ जाएगा तो यह रिपेल करने लगेगा, यानी कि कुछ इस तरह से। यदि यहां पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, यहां पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, तो यह कुछ देर के बाद कैसा दिखने लगेगा हमको? यह रिपेल करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, यह रिपेल करेगा। यदि हम लोग इसको नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे तो नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेगा, एक दूसरे से रिपेल करेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, पर अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये ऐसा हो गया है, अट्रैक्ट करेगा ये। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटरेक्ट करता है। यानी कि चार्ज जब सामने आता है, दो चार्ज, तो आइदर वो अट्रैक्ट करेगा, आइदर वो रिपेल करेगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। 5th नंबर प्रॉपर्टीज है ये। आगे देखिए, प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, जितना करवा देने के बाद इस चैप्टर से कुछ भी छूटेगा नहीं। पॉइंट नंबर 6, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यह आता है। क्या? सुनना जरा सा, हम जो एग्जाम में लिखना है आपको इतना ही लिखना है, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, प्रोड्यूस रेडिएट्स एनर्जी। ये क्या होता है भाई? ये केवल इतना नहीं है, आराम से सुनना, इसको 3 पॉइंट में याद रखो। जब कोई चार्ज रेस्ट पर रहे मतलब उसका वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? बोलो, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो। तो पूरा लिख लो कॉपी में, आप लोग बाद में कंफ्यूज नहीं करोगे। प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आएंगे। तो आप अभी देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताएंगे। क्या बोल रहे हैं? जब चार्ज रेस्ट पर रहे, क्यू एट रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट पर रहे बोले तो वेलोसिटी जीरो हो, तो यह क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे, क्यू एट मोशन, जब वो मोशन में रहे, तो कैसा मोशन? वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। मतलब जब कांस्टेंट इसको बोलते हैं, हमको 10 किलोमीटर जाना है और एवरी 1 किलोमीटर हम 1 मिनट में जा रहे हैं। एवरी 1 किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर 1 मिनट में, दूसरा 1 किलोमीटर फिर 1 मिनट में, तो 10 किलोमीटर जाने में हमको 10 मिनट लगेगा। एवरी 1 किलोमीटर हम 1 मिनट में कवर किए। कांस्टेंट नहीं होने क्या मतलब है? पहला 1 किलोमीटर हम 5 मिनट में गए, अगला 1 किलोमीटर हम 2 मिनट में गए, अगला 1 किलोमीटर फिर 1 मिनट में गए, तो 10 किलोमीटर 10 मिनट में कवर किए। पर मेरा कंसिस्टेंसी जो था कवर करने का वो अलग अलग था। तो इसी कारण से उसको बोलते हैं कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। पर यहां पर बोल रहे हैं क्यू एट मोशन, तो क्यू जब मोशन पर हो, मतलब कैसा मोशन? वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो, तो इट प्रोड्यूस
इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। दो प्रॉपर्टीज, दो टॉपिक इसका। थर्ड, क्यू जब मोशन पर हो, पर कैसा मोशन इस बार? इस बार v जो है उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यह क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन एनर्जी। यह तीनों चीज प्रोड्यूस करता है। तो क्या बताए एक बार? प्रॉपर्टी याद रखो। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस रेडिएट्स एनर्जी। तो एक्चुअल में यदि हम ये लिखे हुए हैं ना, तो इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं इस चीज से। जब क्यू मोशन पर रहे, तो तीनों टॉपिक पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्यू जब रुका हुआ है, वेलोसिटी जीरो है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यू जब मोशन पर रहे, यानी कि वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। पर क्यू जब मोशन पर रहे, कैसा मोशन? वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा, अभी समझाया हम। तो जब वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन एनर्जी तीनों प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग बाद में जानोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चैप्टर में जानोगे, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे चैप्टर में जानोगे, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में। पर रेडिएशन एनर्जी थोड़ा जान लो। कल हम लोगों ने, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है ना, कोई भी चार्ज का एंट्री हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज आ गया या कोई चार्ज निकल गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के आने या जाने से उस फील्ड के एनर्जी में कुछ चेंजेज आता है। जितना चेंजेज होगा उसी चेंजेज को हम लोग बोलेंगे रेडिएट्स एनर्जी। उस फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के आने या जाने से जितना चार्ज में चेंजेज, जितना एनर्जी में चेंजेज होगा, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे रेडिएट्स एनर्जी। तो चार्ज जब रेस्ट पर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब मोशन में रहे, मतलब वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मोशन में रहे, कैसा मोशन? जब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट ना हो, मतलब वेरिएबल हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएट्स एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। ये 6th नंबर प्रॉपर्टीज है। 7th नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि 7th नंबर प्रॉपर्टीज क्या है। देखो जरा 7th नंबर प्रॉपर्टीज कि 7th नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है। 7th नंबर प्रॉपर्टीज, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड बाय मास। इसका क्या मतलब है? देखो थ्योरी क्या कह रहा है, एग्जाम में, बोर्ड में मार्क्स भी आप लोगों को लाना है। बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को थ्योरी इसी तरह से लिखना पड़ेगा, पर इसका मीनिंग समझो। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड बाय मास, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड बाय मास का यह मतलब होता है कि चार्ज, जिस बॉडी पर चार्ज है उस बॉडी पर मास भी जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि उस बॉडी पर चार्ज है और मास नहीं है। मास है तो चार्ज भी होगा, चार्ज है तो मास भी होगा। जैसे कि कुछ देर के लिए हम यह डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने इस तरह के एक टॉपिक पर, प्रीवियस टॉपिक में, कल बोले तो प्रीवियस क्लास, एक चीज ध्यान रखना, चार्ज के प्रॉपर्टी पर जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखोगे पहले कि चार्ज क्या होता है। पहले चार्ज को जानोगे, फिर चार्ज के प्रॉपर्टीज को जानोगे। तो ये मेरा एक न्यूट्रल बॉडी है, ये मेरा एक न्यूट्रल बॉडी है। प्रीवियस टॉपिक में आप लोग देखना कि न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, ये होता है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का अभी हम लोग मान लेते हैं कि इसका मास कितना है ना, इसका मास मान लेते हैं, मास है m0, ऐसा मान लेते हैं। इस बॉडी का मास है m0। इस बॉडी से
इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए? हम लोग मान लेते हैं कि एनी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। एन में जितना बैठाना है बैठा दो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन। पर ऐसा मत समझना यहां पर दो ही इलेक्ट्रॉन दो ही प्रोटॉन है, यहां पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ढेर सारा प्रोटॉन है। अभी हम बोल रहे हैं कि इस बॉडी का मास जो है, ये इस बॉडी का मास जो है, न्यूट्रल बॉडी, इस बॉडी का मास जो है वो m0 है, ऐसा मान लेते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा प्रोटॉन है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन का चल जाना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो इसका मास में कुछ चेंजेज होगा। अभी हम लोग m1 मान लेते हैं इसका मास, या मास इसका डेफिशिएंट हुआ है तो md मान लेते हैं। तो अब इसका चार्ज या अब इसका मास कितना होगा ना? पहले जितना मास था, m0 मास था इस बॉडी का, यही बॉडी ये वाला है, पर ये बॉडी कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसका मास घट जाएगा, इसका मास घट जाएगा। कितना मास घट जाएगा ना? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है इतना इंटू me। ये me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये m0 क्या है? न्यूट्रल बॉडी का मास। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका मास, मतलब इस बॉडी का मास घट जा रहा है, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू n। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना बैठा दो। अब ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बोला जाता है। इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हम लोग me मान लेते हैं, me मान लेते हैं। me में प्रॉब्लम होगा क्योंकि me हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, हम लोग एफिशिएंट ef मान लेते हैं, एफिशिएंट। तो अब इसका बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड बाय मास। जहां मास है वहां चार्ज है, चार्ज आने से मास बढ़ता है, चार्ज जाने से मास घटता है बॉडी का। तो हम लोग इस बॉडी का हम लोग बोलेंगे कि इस बॉडी में मास कितना होगा ना? पहले कितना था ना? इतना था। अब इसमें मास बढ़ जाएगा, कितना मास बढ़ेगा ना? कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इतना इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो कंसेप्ट, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड बाय मास। तो यदि जहां चार्ज है वहां मास है, जहां मास है वहां चार्ज है। नहीं तो चार्ज आने से मास बढ़ कैसे रहा है? चार्ज निकलने से मास घट कैसे रहा है? तो इस तरह का यह सिस्टम है, इसी को बोला जाता है चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड बाय मास। 7 टाइप्स के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा। आप लोग 7 याद रखो, कुछ भी लिख सकते हो, 7 में से कोई भी एग्जाम में आ जाए। सीक्वेंस वाइज लिखना जरूरी नहीं है, ये सीक्वेंस वाइज ये कोई लॉ नहीं है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ये आप कहीं से भी 7 गो एग्जांपल, 7 गो इसका प्रॉपर्टीज है, कहीं से भी जब एग्जाम में आएगा तो 7 में से कोई भी आप 3 गो 4 गो मार्क्स जैसा पूछेगा, जितना मार्क्स का पूछा है उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। तो ये पूरा है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कल का टॉपिक मतलब प्रीवियस क्लासेस का टॉपिक और आज का टॉपिक मिलाकर पूरा चार्ज आप लोग का कंप्लीट हुआ। एसोसिएटेड बाय मास लास्ट है, पर लास्ट बोलना जरूरी नहीं, हम लोग बीच में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर पढ़ते रहें। क्लास 12 के चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट करवाएंगे, फिर आप लोग न्यूमेरिकल बनाना, अच्छी तरह से रिवाइज करना, एनसीईआरटी को रीड करते रहना। ठीक है, फिर थैंक यू।